न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है और खैर मकदम है। और मैं आशा करता हूं कि आप तमाम बाखैरियत और आफियत से होंगे। मौसम का हाल यह है कि गर्मी बेइंतहा है और लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दर्जे हरारत बेलगाम शहर में 34 से लेकर 40 सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब बात करेंगे लोकसभा 2024 के इंतखाबात के बारे में। आजकल हर एक की ज़ुबान पे है, घर मोहल्ला नुक्कड़ आप जहां कहीं भी जाएंगे लोकसभा 2024 के इंतखाबात के बारे में लोग आपको बातें करते हुए नज़र आएंगे। इसमें ऐसे कई लोग भी हैं जिनको सियासत का ज़रा भी इल्म नहीं है, फिर भी वो इस 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बारे में बात करना वो अपना हक समझते हैं। मैंने कई लोगों से मुलाकात की और कई लोगों से उनके ख्यालात जानने की कोशिश की और सबके पास यही एक नारा था कि इस बार बीजेपी इक़्तिदार में आएगी। इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वही बोला ना, क्या बोल रहे हैं? मोदी आएंगे 400 पार होगा। 400 सीट लेके आएंगे। देश में ऐतिहासिक गवर्नमेंट बनाएंगे। और जो छोटा मोटा इतना उन्होंने लॉ चेंज किया। इस इलेक्शन के बाद इलेक्शन होंगे? इस इलेक्शन के बाद इलेक्शन होंगे? क्यों नहीं होंगे? पब्लिक तो यही बोल रही है कि इस इलेक्शन के बाद इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं है जो बोलते रहते हैं अपोजिशन वाले। ऐसा तो इमरजेंसी में भी वो बोलते हैं इलेक्शन हो बाद में हो। आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि 400 सीट आएंगे, क्या बात है इसमें? लोगों का ये है ना, मन में मोदी का लोगों का मन में क्या, और रिजल्ट दिया है ना जो देश के लिए रिजल्ट। इकोनॉमी इतना बढ़ गया, इकोनॉमी इतना बढ़, जी 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 जी, लेकिन पॉवर्टी का वही लेवल है और अनएम्प्लॉयमेंट का तो वही लेवल है। नहीं, आप अमेरिका में तो भी पॉवर्टी है, काम नहीं करेगा जी सर, पॉवर्टी के नीचे आएंगे ना। बट व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड फॉर 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट और एनीथिंग, दे आर नॉट फुलफिल्ड दैट वन। देखिए अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट इतना है, उसका स्टैटिस्टिक नहीं है। अभी रोड बन रहे हैं, उधर एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं है ना सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा रहे हैं जी, ये जो एयरपोर्ट बन रहे हैं जी सर, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी सर। तो उसका स्टैटिस्टिक इनके पास नहीं रही जी सर। एम्प्लॉयमेंट तो हो रहे हैं जी सर, रेलवे डबल लाइन हो गया जी सर, देश का जी सर, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं बना क्या? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। यानी इस बार 400 पार जरूर होगा? जरूर होगा इस बार 400। ओके, थैंक्स, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे बात करने का। बता रहे सर, जो 400 पार के बारे में आप कहाँ तक इसमें विश्वास रखते हैं? विश्वास का नहीं, जो माहौल है पूरे भारत में। जी जी, मैं तेलंगाना का प्रभारी हूँ जी, गोवा में भी मैं देख रहा हूँ, कर्नाटक में, तीनों राज्यों में मैं घूम रहा हूँ जी सर। तो यहाँ पे जो माहौल हम जैसे हम चुनाव से पहले महसूस करते हैं, बेहतर माहौल है जी जी। मेरे ख्याल 400 नहीं 450 पार हो जाएगा। 370 बीजेपी का है, 300 बीजेपी अकेले 400 पार हो जाएंगी, एनडीए 450 हो जाएंगे। जो वातावरण है जी जी, और जिस तरह से कांग्रेस का जो माहौल खास करके कर्नाटक में जो गलतियाँ कर रही है जी जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस एक भी सीट नहीं आ सकती, ऐसे माहौल बन गया है। हाँ, लेकिन सर ये 400 आने के बाद कुछ गरीबी में कमी होगी सर? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा किसी को? बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इसीलिए हमको वोट डाल रहे हैं ना अभी। लेकिन 2 करोड़ का जो वादा था वो वादा तो अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। कौन सा 2 करोड़ का जो एम्प्लॉयमेंट का तो वादा था? आप देखो जो काम चल रहे हैं हमारे जी सर, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और कितने लोगों को है। हाँ, 10 से 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट। और महंगाई की अगर बात करेंगे तो महंगाई का क्या हाल होगा? महंगाई जिस प्रकार की आप परसेंटेज वाइज के हिसाब से जी नाप लो, जी जी, गिन लो जी जी, तो आपको पता लगेगा हमारी महंगाई कुछ भी नहीं है सरकार। जी जी, यानी जो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1100 होने के बाद में इसमें कुछ फर्क नहीं हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ, आप मेरे शायद आपको सुनने में कम आ रहा है। जी जी बोलिए। मैं परसेंटेज बता रहा हूँ जी, परसेंटेज है जो कांग्रेस 2004 से 2014 में जितने परसेंटेज के हिसाब से गैस पेट्रोल और डीजल बढ़ाई है जी जी, उस हिसाब से देखा गया तो आज पेट्रोल की कीमत जो है 160 होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहते हैं हम। हाँ, और गैस की कीमत 2000 होना चाहिए। जी जी कहते जिस हिसाब से वो 10 साल में जिस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाए हैं जी, उस हिसाब से हम नहीं बढ़ाए। जी शुक्रिया आपका, आपसे बात करने का। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि बीजेपी इस इलेक्शन में जीत ना पाएगी और उसका सफाया हो जाएगा। ये तमाम बातों का नतीजा हमें 2024 के नताइज के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है।
कांग्रेस और दूसरे दलों का एक साथ हो जाना और कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का सबूत है कि बीजेपी में अब एक तरह से घबराहट सी छाई हुई है। बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वो तीसरी मर्तबा वो फिर से एक बार 2024 के इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आ जाएं। महाराष्ट्र में भी कुछ 2024 के लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र में भी बड़ी गहमागहमी है और श्री उद्धव ठाकरे ने इस बात पे जोर दिया है कि तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर फिर से एक बार वो इख्तिदार में आना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि पुरानी बातों को भूल जाएं और नए सिरे से हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे। उद्धव ठाकरे हो या उनके वालिद हो, उनके बातों पे हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि बाबरी मस्जिद की शहादत में इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ था और शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील करने में भी इनका बड़ा हाथ था। ये कौम बहुत ही लाएतबार है और उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सरेआम लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं और उनकी पार्टी सिर्फ हफ्ता वसूली पे चल रही है। इससे एक बार उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर तमाम बातों को भूल कर इख्तिदार में आने की हमें कोशिश करना चाहिए और पुरानी बातों को भुला देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार उनकी पार्टी में मौजूद नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये लोग मतलब परस्त होते हैं और उनके भाई राज ठाकरे ने पिछली मर्तबा एक मुहिम चलाई थी कि महाराष्ट्र में जितने भी मसाजिद पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो उनको निकाल देना चाहते थे। उनकी ज़हनियत हमेशा दूसरे मज़हब को तकलीफ़ पहुंचाना होती है और इतनी सियासत दादागिरी पे चलाते हैं। इस मर्तबा सोच समझकर अपना वोट डालें और उसी पार्टी को वोट डालें जिसे आप मुनासिब समझते हैं। आप इस बारे में दूसरों की राय भी ले सकते हैं, लेकिन जो सियासी पार्टी हैं जो मज़हब के नाम पे वोटों को बांट चुके हैं, आप उन्हें कभी वोट ना दें तो बेहतर होगा। मुल्क के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मौलाना खलीलुर रहमान जो बहुत ही बड़े मुफक्किर रहे, बहुत ही बड़े फिलोसोफर है, उनका ये कहना है कि सही जगह हम अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें चाहिए कि उन सियासी पार्टियों को हमें वोट देना चाहिए जो हमारे लिए मुफीद कार हो। हमारे वोट किसी तरह से भी बंटना नहीं चाहिए और हम एकजुट होकर एक पार्टी को वोट डालेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। आप देख रहे हैं बात करते हैं शहर बेलगाम की। शहर बेलगाम में ऐसे कौन से कैंडिडेट, ऐसे कौन से नुमाइंदे हैं जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 24 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। उसमें सबसे पहला नाम है मिर्नाल हेब्बाळकर। मिर्नाल हेब्बाळकर श्रीमती लक्ष्मी हेब्बाळकर के फर्जंद ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜೋರೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಗರ ಶಾಸಕರಾದಂತ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಂತೇಶ್ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಹೇಬರು, ವಿಶ್ವಾಸಣ್ಣ ವೈದ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ಕನವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಲಿಷ್ಠ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಏನ್, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದೇನು ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬರೀ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಬಡವ ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಇಡೀ ದೇಶದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅದಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ।
ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಹೋದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ವಿ, ಸೋತ್ವಿ, ಸಾರಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅನ್ಸಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ जन बाळ हुशार. यावेळी 100% मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छितो, आज लोक पण फार हुशार झालेले आहेत. आज लोकांना माहिती आहे कोण उमेदवार काम करणार आहे आणि कोण उमेदवार फक्त भाषण करणार आहे. मी तुम्हाला सगळ्यांना एकच विनंती करू इच्छितो, काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्त्याला आज उमेदवारी मिळेल, जे कुणाला मिळेल आम्हाला 100% या भागातून त्यांना लीड द्यायचा आहे. जेवढ्याकडून माझ्याकडून जेवढा परिश्रम होऊ शकते, जेवढा मी कार्य करू शकतो, जेवढ्या लोकांना मी भेटू शकतो, मी सगळ्यांच्या घरोघरी जाणार आहे आणि सगळ्यांना मी भेटणार आहे. परंतु तुमच्या आशीर्वादाशिवाय काही होणार नाही. तुम्ही सगळेजण आज एक वेळ सज्ज व्हायला पाहिजे. आज वडगाव भाग असू देत, आज खासबाग भाग असू देत, शापूर भाग असू देत, कुठं कुठं तुम्ही आम्हाला बोलवता त्या ठिकाणी आम्ही येऊन सगळ्यांना भेटायला तयार आहे. मी या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेल्या सर्व आमच्या दक्षिण भागाच्या नेत्यांना मी एवढाच विश्वास देऊ इच्छितो, तुम्ही काही काळजी करू नका. तुमच्या सोबत आमचे सन्मान्य सतीशण्णा जारकिहोळी साहेब आहेत आणि लक्ष्मीताई हेब्बाळकर मॅडम आहेत आणि राजू सेठ साहेब आहेत. बेलगाम में वोटिंग की तारीख 7 मई को है और इसी दिन वोटिंग की जाएगी. अब बराए करम इस बात को हमेशा याद रखें कि 7 मई को आपको वोटिंग करना है. 7 मई के दिन आपको चाहिए कि ऐसे कोई दूसरे एंगेजमेंट्स ना रखें और कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हों उसे एक दिन के लिए आप मुलतवी कर सकते हैं और आप अपना वोट 7 मई को ज़रूर डालें. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन तमाम बातों को आप ज़हन नशीन कर लेंगे. बराए करम वोटर लिस्ट में अपना तलाश करें, अपना नाम चेक करें और इस पोलिंग बूथ में आपका नाम आया है इसकी भी इतला आपको दी जाएगी. बराए करम आप भी कोशिश करके इस नाम को तलाश करने की कोशिश करें. आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है. हम उम्मीद करते हैं कि 7 मई के दिन आप किसी तरह के एंगेजमेंट्स ना रखें, कोई ज़रूरी काम ना रखें और एक काम आप एक दिन के लिए मुलतवी कर सकते हैं. हमें उम्मीद है कि 7 मई को आप अपना वोट ज़रूर डालेंगे, एक बेहतरीन हुकूमत को लाने की कोशिश करेंगे. न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा. आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.